हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो उन स्टडीज को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। आज हम रिवाइज करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, दैट इज अर्निंग पर शेयर। बहुत ही बेसिक सा, बहुत इजी सा एएस है, ईपीएस। ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एएस 20। ऑब्जेक्टिव, हम एएस 20 पढ़ते ही क्यों हैं? इट हेल्प्स इन कंपटीशन, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस। अभी हम दोनों के मीनिंग देखेंगे। बेसिक ईपीएस क्या होता है, डायल्यूटेड ईपीएस क्या होता है। प्रेजेंट कहाँ पे करना होता है आपको ईपीएस को? इन द इनकम स्टेटमेंट ऑन द फेस ऑफ पीएनएल अकाउंट। मतलब आपको अपने पीएनएल अकाउंट में शो करना है। फेस ऑफ पीएनएल मतलब ऐसा नहीं कि नोट्स वगैरह में कहीं दिखा रहे हो। आप अपना शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा, हम अपनी अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालते हैं, उसके बाद हम अपना ईपीएस निकालते हैं। इट रिजल्ट्स इन इंटरफॉर्म कंपैरिजन एंड इंट्राफॉर्म कंपैरिजन। दो फॉर्म्स के बीच में या सिमिलर फॉर्म, मतलब एक ही फॉर्म के दो डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर्स में आप कंपैरिजन कर सकते हो कि आप ग्रो कर रहे हो, डिक्लाइन कर रहे हो, क्या हो रहा है। ठीक है। यहाँ से आपका आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक अर्निंग पर शेयर। आप बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालते कैसे, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बीईपीएस। बेसिक ईपीएस इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बोला कि आपने ड्यूरिंग द ईयर अर्निंग्स करी 2 लाख की, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए थी, और आपके पास वो कितने थे, इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने थे, 20,000। तो आपने अर्निंग पर शेयर कितना करा, हर शेयर होल्डर को, मतलब हर शेयर के बदले आप कितनी अर्निंग्स दे रहे हो, ₹10 की। आप सब हम देखते हैं दोनों, ये नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कैसे आता है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द पीरियड कैसे आता है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट और लॉस कैसे आता है। आपको अगर ईबीआईटी दे रखा है, उसमें से इंटरेस्ट लेस कर दो, ईबीटी आ जाएगा। टैक्स लेस, ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स लेस कर दूंगी, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से सबसे पहले आप क्या देते हो, प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर दो, फिर आपका क्या आ जाएगा, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिसको हम ईएई भी बोलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कुछ अदर पॉइंट्स जो आपको माइंड में रखने हैं, एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, याद आ रहा है हमने सब कहाँ पे पढ़ा है, एएस 5 में। अगर ऐसे कोई भी आइटम्स, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स, अकाउंटिंग पॉलिसी, ये सबका इफेक्ट आपको कहाँ देना होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स में। इससे पहले आपको ये सारे इफेक्ट्स देने होते हैं। क्लियर। हमने इस 5 में पढ़ा था कि इसका क्या होता है, बस एक सेपरेट डिस्क्लोजर देना होता है। हाउएवर नॉर्मली तो आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन में इम्पैक्ट तो आता ही है ना इनका। Preference dividend on cumulative preference shares shall always be deducted whether dividend on such shares is declared or not. However, dividend on non-cumulative preference shares shall be deducted only if it is actually declared. If nothing is mentioned, assume preference shares to be cumulative. अगर आपको preference shares दे रखे हैं information में और उसके dividend के बारे में कुछ नहीं बोला, तो आप पहली बात तो आपको देखना cumulative है या non-cumulative है। अगर non-cumulative है और dividend की बात नहीं करी तो मत लेस करो। बट अगर कुछ नहीं बोला तो आप क्या मान के चलोगे, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है और उसका डिविडेंड आप लेस करोगे, चाहे क्वेश्चन में बोला है चाहे नहीं बोला, डिक्लेयर हुआ है चाहे नहीं हुआ। ठीक है। ये आपको प्रेफरेंस डिविडेंड हमेशा लेस करना है इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, और अगर मेंशन नहीं है क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव तो क्यूमुलेटिव मान के चलो। अच्छा, उसके बाद एक पॉइंट आपका एक क्वेश्चन में यूज होता है, एनी ट्रांसफर टू रिजर्व्स और पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड शैल बी इग्नोर्ड इन कंपटीशन ऑफ ईएई because they are appropriations of profit। अगर यहाँ पे ये ईएई कैलकुलेशन जो भी अर्निंग्स है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, या तो अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स में रख सकते हो, रिजर्व्स वगैरह में रख सकते हो, या फिर डिविडेंड पे कर सकते हो। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपने किसी रिजर्व में डाला, चाहे वो भी रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, फ्रीली डिविडेंड पे करने के लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे उस क्वेश्चन में क्या है, डिवेंचर होल्डर से रिलेटेड एक आपने रिजर्व बनाया है, तो वो कह रहे हैं कि वो तो रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, तो हम उसको ईपीएस कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। सो इट इज इनकरेक्ट। हमें क्या लेना होता है, ईएई। उसके बाद वो किसी भी रिजर्व में जाए चाहे डिविडेंड में जाए, इट डजंट मैटर। उस पर इवेंचुअली राइट किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो अगर आपने कोई भी अमाउंट ईएई में से, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स में से किसी भी रिजर्व में डालिए, चाहे वो आपका फ्री रिजर्व हो चाहे रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व हो, अल्टीमेटली राइट उस पर इक्विटी शेयर होल्डर्स का, तो आपका ईपीएस कैलकुलेशन में कंसीडर होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिसको हम ईएई बोलते हैं। ठीक है। फिर हमें निकालना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। कैसे निकलेगा, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, जितने भी ओपनिंग शेयर्स थे उनको आप दे दो 12 मंथ्स का वेट, 12/12, और पेड अप वैल्यू बाय इशू प्राइस, जितने पैसे आ चुके डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अगर आपने कुछ न्यू इशू ड्यूरिंग द ईयर करा है, न्यू इशूज जितने भी करे हैं इनटू नंबर ऑफ मंथ्स बाय 12। सपोज आपने इशू करा कब, अगस्त में, तो आपके कितने मंथ्स हो गए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च। आपके पास 8 मंथ्स हो गए, तो यहाँ पे 8/12
12 कर दोगे इंटू पेड अप वैल्यू बाय इशू प्राइस। अगर कुछ आपने बायबैक करा है, बायबैक में तो शेयर्स लेस होंगे ना, तो शेयर्स लेस कर दो। सपोज आपने बायबैक करा जनवरी में 1 जनवरी को, तो जनवरी फेब मार्च इंटू 3/12 कर दोगे, जितने भी आपके नंबर ऑफ शेयर्स थे। यहाँ तक क्लियर? इसको हमेशा लेस करना है, याद रखना। यहाँ पे आपको पेड अप वैल्यू बाय इशू प्राइस नहीं करना पड़ेगा बायबैक में, क्योंकि हमने बायबैक के चैप्टर में देखा था बायबैक हमेशा फुल्ली पेड अप शेयर्स का होता है। ये आपका क्या आ जाएगा? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है। अच्छा, इसमें एक नोट दे रखा है, partly paid up shares having no right in dividend shall not be considered for BEPS. If nothing is mentioned, assume partly paid up shares have dividend right. जैसे हमने यहाँ पेड अप वैल्यू बाय इशू प्राइस करा है ना, वो कह रहे हैं कि पार्टली पेड अप शेयर्स में अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो कि इनको डिविडेंड राइट नहीं है, तो आप BEPS कैलकुलेशन में उनको कंसीडर नहीं करोगे। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला कि डिविडेंड का राइट है या नहीं है, तो हम पार्टली पेड अप को भी क्या मानते हैं? डिविडेंड का राइट है, और उनको बेसिक अर्निंग पर शेयर में भी कंसीडर करते हैं। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, हम कब से मानेंगे शेयर्स इशू है? जैसे हमने बोला था अगस्त से माना, तो अगस्त हमें पता है कैसे चला कि अगस्त में इशू हुए। अगर आपने कैश में शेयर्स इशू करे हैं, तो जिस दिन भी कैश रिसीवेबल हो गई, ये आपका स्टडी मेट में थ्योरी का क्वेश्चन है, सुन लेना। अगर शेयर्स कैश में इशू कर रहे हो, तो जिस दिन भी कैश रिसीवेबल ड्यू हो गया आपका, उस दिन मान लेंगे शेयर्स इशू हो गए। डेट को कन्वर्ट कर रहे हो शेयर्स में, तो जिस दिन भी कन्वर्जन हो गया, मतलब उस दिन कैसे इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। इन लिeu ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, कोई आपने बैंक से लोन ले रखा था, उस लोन के बदले आप क्या कह रहे हो कि आप पेमेंट कीजिएंगे, शेयर्स इशू कर रहे हो, तो जिस दिन बेसिस भी इंटरेस्ट लगना बंद हो जाए, उस दिन से मान लो शेयर्स इशू हो गया। मतलब हमें पीरियड लेना है ना कि वेटेड एवरेज नंबर कब से दे, वेट कितने मंथ्स का दे, उसके लिए। कोई लाइबिलिटी के सेटलमेंट में किसी क्रेडिटर को आपने उसकी पेमेंट कीजिएंगे, क्या कर दिया आपने? शेयर्स इशू कर दिया, तो जिस दिन से भी वो सेटलमेंट इफेक्टिव होगी तब से मान लेंगे। कंसिडरेशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट अदर देन कैश, एक्सचेंज ऑफ एसेट हो रहा है, तो जिस दिन भी आपने एक्विजिशन को बुक्स में रिकॉग्नाइज करा उस दिन से मान लो। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, किसी ने आपको कोई सर्विसेज दी थी, उसके बदले आपने उसको शेयर्स दिए, तो जिस दिन भी सर्विसेज रेंडर्ड हुई है तब से आप वेट दे दोगे। अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, परचेज के केस में आप कब से मानोगे? जिस दिन भी एक्विजिशन हुआ है। लेकिन मर्जर के केस में हम 2 टाइप्स का अमलगमेशन पढ़ते हैं, परचेज और मर्जर। मर्जर के केस में तो हम क्या मानते हैं? 2 कंपनीज पहले अलग अलग काम करी थी, अब साथ में मिलकर काम करने लगी और कुछ चेंज नहीं हुआ, तो आप क्या मानोगे? स्टार्टिंग से, बिगनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड से, जैसे वो साथ ही काम कर रहे थे, तो बिगनिंग से ही आप उसको वेट दे दोगे। शेयर्स इशूड ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशन, तो जब भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब से आप वेट दे दोगे। ठीक है। बोनस इशू, अगर कोई शेयर्स आपने एज एन बोनस इशू करा, उसका क्या इफेक्ट होगा ये बताओ। हमने वो देखा था EAE बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ये आपका फॉर्मूला था। क्या बोनस इशू से आपकी अर्निंग पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, अर्निंग्स तो सेम ही रहेगी, बट नंबर ऑफ शेयर्स पे फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है बोनस इशू के केस में? इन केस ऑफ बोनस इशू द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग इज इंक्रीज विदाउट एन इंक्रीज इन रिसोर्सेज। हियर शेयर शैल बी कंसीडर्ड टू बी इशूड बिफोर बिगनिंग ऑफ द फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द पीरियड। हम क्या मान के चलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बोनस इशू हुआ 1 अक्टूबर 2023 को, तो भी आप इसको कब से मान के चलोगे? 1 अप्रैल 2023, मतलब बिगनिंग ऑफ द पीरियड से ही मान के चलते हैं। रीजन बीइंग, आपके शेयर्स कहाँ से इशू होते हैं? रिजर्व से, और रिजर्व पे किसका राइट होता है? इक्विटी वालों का। तो एक तरह से तो आपने कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी करा ना, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व ही करा। पहले भी वो इक्विटी वालों के थे, अभी भी वो इक्विटी वालों के, कुछ नया तो करा नहीं है। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही तो आप शेयर देते हो ना, कुछ नए शेयर होल्डर्स थोड़ी ना आए आपके पास। तो इसलिए हम बोनस को मंथ्स का वेट नहीं देते, हम बिगनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड से मान के चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट द कैलकुलेशन ऑफ EPS ऑफ लास्ट ईयर रेट्रोस्पेक्टिवली। अगर बोनस इशू हुआ है तो आपको पिछले साल का EPS भी रीस्टेट करके दिखाना पड़ेगा। स्टेप्स टू सॉल्व, सबसे पहले तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स निकाल लो। अगर सपोज आपके पास एग्जिस्टिंग बोनस शेयर्स थे 5 लाख, ठीक है, आपकी बोनस की रेशियो थी 1:2। 1:2 मतलब रेशियो रीड कैसे करते हैं? 1 for every 2 शेयर हेल्ड, मतलब कि 5 लाख डिवाइडेड बाय 2। आपके नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितना आ गए? 2.5 लाख। हर 1 के बदले आपको 2 बोनस शेयर्स मिल जाएंगे। कैलकुलेट EPS फॉर करंट ईयर। EPS फॉर करंट ईयर मतलब EAE ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस 5 लाख प्लस बोनस शेयर्स इशू 2.5 लाख। ये आपके EPS आ जाएगा फॉर द करंट ईयर। सिमिलरली आपको प्रीवियस ईयर का रीस्टेटेड EPS भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? EAE कब का? ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर यहाँ पे हमने कब का लिया था? करंट ईयर। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस इन प्रीवियस ईयर। पिछले साल कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? हम ये अज्यूम कर लेते हैं अगर सेम ही थे, सपोज 5 लाख ही थे, प्लस बोनस शेयर्स इशू 2.5
5 लाख। ऐसे हो जाएगा ये आपका बोनस का इम्पैक्ट, मतलब बोनस से आपकी अर्निंग्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। फिर आपका आता है राइट इशू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईसीआई का एकदम फेवरेट टॉपिक है। राइट इशू में आपको क्या करना होता है, ये आपके 5-6 स्टेप्स हैं, ये आपको फॉलो करने होते हैं, बहुत ईजी स्टेप्स है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, थियोरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू पर शेयर निकालनी होती है। एक्स राइट मतलब राइट का इफेक्ट खत्म होने के बाद आपकी फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या होगी शेयर की, इसको हम एक क्वेश्चन से भी देखेंगे, एक बार स्टेप समझ लो। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू इनटू फेयर वैल्यू इमीडिएटली प्रायर टू राइट इशू। आपकी राइट इशू से पहले कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे इनटू फेयर वैल्यू प्रायर टू राइट इशू। एड नंबर ऑफ राइट शेयर्स इशूड इनटू राइट इशू प्राइस, मतलब आपकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, ये मान लो पहले कितने शेयर्स थे उनको पहले वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, जितने राइट शेयर्स इशू करें उनको राइट इशू प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वैल्यू आ जाएगी। टोटल वैल्यू को क्या करो आप, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ राइट शेयर्स बिफोर राइट इशू प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स इशूड, ये आपका थियोरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू पर शेयर आ गया, ठीक है। टोटल वैल्यू निकालनी है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ये आपकी एक्स राइट वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको निकालना है एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर का मतलब क्या होता है, फेयर वैल्यू पर शेयर प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट, राइट से पहले वाली वैल्यू कितनी थी डिवाइडेड बाय एक्स राइट वैल्यू, मतलब कि आप ये मानो कि पहले वाली जो प्राइस है वो कितने टाइम्स था अब नए वाले एक्स राइट प्राइस के कंपेयर में। याद करने के लिए क्या करना, जो बड़े वाली वैल्यू थे हमेशा एक्स राइट प्राइस आपका कम हो जाता है। तो अगर सपोज आपका कम राइट प्राइस, राइट से पहले वाला प्राइस था 25 और एक्स राइट प्राइस हो गया सपोज 22, तो ये आपका कम राइट प्राइस होता है और यहाँ आपका एक्स राइट प्राइस आता है, क्लियर। तो ऊपर बड़े वाली वैल्यू आती है, नीचे छोटे वाली। एडजस्टमेंट फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, क्लियर, क्योंकि ऊपर आप कुछ लार्जर अमाउंट रख रहे हो ना। कैलकुलेट एक्स राइट प्राइस, फिर एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया। फिर आपको निकालने हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू, राइट से पहले आपके पास कितने शेयर्स थे, कितने मंथ्स के लिए थे। सपोज आपका कैलेंडर ईयर लेके चलते हैं, कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी टू दिसंबर, राइट इशू आपका मार्च में 1 मार्च, तो राइट से पहले कितने मंथ से 2/12 इनटू एडजस्टमेंट फैक्टर। याद रखना एडजस्टमेंट फैक्टर हमेशा राइट से पहले वाले शेयर से बस मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर। फिर नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू प्लस नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू। सपोज आपका ये था 1 जनवरी 23, आपका राइट इशू हुआ 1 मार्च 23 को, और ये है आपका 31 दिसंबर 23। इससे पहले आपके पास जो शेयर्स थे, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ हम सपोज मान लेते हैं 5 लाख, यहाँ मान लेते हैं हम 2 लाख का आपका राइट इशू होगा प्लस 2 लाख, तो आपके पहले जो शेयर्स थे 5 लाख इंटू 2/12 इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर प्लस 7 लाख इंटू 10/12 आपका आ जाएगा ये वाला अमाउंट, ये आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। फिर आपको क्या निकालना है, करंट ईयर का ईपीएस निकालना है, प्रीवियस ईयर का ईपीएस निकालना है विदाउट रीस्टेटमेंट और ईपीएस ऑफ प्रीवियस ईयर विद रीस्टेटमेंट। आपको जब भी राइट इशू का टॉपिक दे आपको ये तीनों ईपीएस निकालने होते हैं। करंट ईयर का ईपीएस कैसे आएगा, ई बाय जो आपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करें, ठीक है। प्रीवियस ईयर का ईपीएस कैसे आएगा, एक तो आपका आएगा विदाउट रीस्टेटमेंट, विदाउट रीस्टेटमेंट मतलब राइट का बिना कोई इफेक्ट दिए, वो तो नॉर्मल है आपका, ई ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय जितने भी आपके वेटेड एवरेज नंबर शेयर्स थे ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर नहीं प्रीवियस ईयर में जितने शेयर्स थे, और ईपीएस ऑफ प्रीवियस ईयर विद रीस्टेटमेंट। अभी आपको थोड़ा सा कम समझ आएगा, आई नो, इसको एक बार ही क्वेश्चन से देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 राइट इशू। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 2011 का, 2012 का, 2011 इज योर प्रीवियस ईयर, 2012 इज योर करंट ईयर। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू, राइट इशू से पहले आपके कितने शेयर्स थे 5 लाख, राइट इशू प्राइस 15, लास्ट डेट टू एक्सरसाइज राइट 1 मार्च, राइट इशू इज 1 न्यू शेयर फॉर ईच 5 आउटस्टैंडिंग, मतलब 1 फॉर एवरी 5 शेयर्स, दैट इज 1 लाख शेयर्स, 5 लाख ऑलरेडी थे, 1 फॉर एवरी 5 मीन्स 1 लाख शेयर्स। Fair value of 1 equity share immediately prior to exercise of right on 1st March 12 was 21. Compute basic earning per share. आपको निकालना है बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना है, ठीक है। पहली बात तो ये देखो, ये आपका कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, ये आपका है कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर हम कैसे लिखते हैं 2011, 12, 12, 13, 13, 14 ऐसे लिखते हैं ना, इन्होंने तो क्या लिखा है 2011 एक साल है, 2012 एक साल है, ठीक है। तो ये आपका क्या है कैलेंडर ईयर है,
राइट, यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद आगे देखते हैं आपको निकालना क्या है। स्टेप 1 क्या था आपका, एक्स राइट प्राइस निकालना। एक्स राइट प्राइस कैसे आता है, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू 5 लाख इंटू वैल्यू बिफोर राइट इशू 21 प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स इशू, नंबर ऑफ राइट शेयर्स इज 1 लाख इंटू राइट इशू प्राइस वाज 15 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 6 lakhs। ये आपका एक्स राइट प्राइस आ जाएगा 20। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगी 20। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सेकेंड स्टेप आपका क्या था, सेकेंड स्टेप था आपका कि आपको क्या निकालना था, एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर आपका कैसे निकलता है, वैल्यू बिफोर राइट कितनी थी 21, वैल्यू आफ्टर राइट कितनी आई है 20। इसको सॉल्व कर लो 21/20, आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी 1.05। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आपका आएगा कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग पर शेयर आपका कैसे आएगा, आपको पहले करंट ईयर का निकालना है, प्रीवियस ईयर का निकालना है। उसके लिए हमें एक और चीज चाहिए थी, क्या चाहिए थी हमें, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे, फॉर्मूला याद है, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू इंटू मंथ्स बाय 12 इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर प्लस टोटल शेयर्स आफ्टर राइट इंटू मंथ्स आफ्टर राइट, ये आफ्टर वाले की बात है, बाय 12। बस यहाँ से एडजस्टमेंट फैक्टर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना होता। नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू कितने थे 5 लाख इंटू मंथ बिफोर राइट इशू कितने थे 2/12। ये मंथ ध्यान से देखना, कैलेंडर ईयर है, 1 मार्च को राइट इशू करे तो जनवरी और फेब। और एडजस्टमेंट फैक्टर आपका कितना आया था 1.05। ठीक है, ये कर दो प्लस टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू 6 लाख इंटू मंथ्स आफ्टर राइट कितना 10/12 रहते हैं। अब आपका ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आपकी क्या हो जाएंगे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हमने ये निकाल रखे हैं 587,500 आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं। अब आपको नॉर्मली ईपीएस निकालना है, ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। आई होप ये क्लियर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स। नेक्स्ट है आपका डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर होता है कि हम अपने पोटेंशियल शेयर्स को भी कंसीडर करके ईपीएस निकालते हैं। अब पोटेंशियल शेयर्स कंसीडर करके मतलब पोटेंशियल मतलब ऐसे शेयर्स जो अभी, ऐसी सिक्योरिटीज जो अभी इक्विटी शेयर्स नहीं है लेकिन इन फ्यूचर शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अभी शेयर्स नहीं है, सपोज आपके पास कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है लेकिन इन फ्यूचर वो कन्वर्ट किस में हो सकते हैं, शेयर्स में। इन फ्यूचर वो शेयर्स में कन्वर्ट होंगे तो उनको भी आपको क्या देना पड़ेगा, ईपीएस देना पड़ेगा। तो कह रहे अर्निंग का कुछ हिस्सा उनके पास भी जाएगा ना, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा ईपीएस पे, आपका कम होएगा ज्यादा होगा। वो कह रहे हैं कि अगर डिबेंचर्स के कन्वर्ट होने से आपका ईपीएस इंक्रीज होता है तो आप उसको एंटी डाइल्यूटिव बोलेंगे। अगर आपका कुछ फायदा होता है, आपका अर्निंग्स पर शेयर इंक्रीज होता है या लॉस पर शेयर डिक्रीज होता है तो उसको एंटी डाइल्यूटिव बोलते हैं, उसको तो आप इग्नोर कर दोगे। हमें सिर्फ बात करनी होती है डाइल्यूटिव की। डाइल्यूटिव मतलब कि आपका पोटेंशियल शेयर्स इशू होने के बाद आपका ईपीएस कम हो रहा है या फिर लॉस पर शेयर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब कहोगे ऑब्वियसली आपका अर्निंग पर शेयर तो कम ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको जो पहले अगर सिर्फ सपोज आपके 5 लाख शेयर्स थे उनमें अपनी अर्निंग्स डिवाइड करनी थी, अब अगर कन्वर्ट होने के बाद आपके 7 लाख शेयर्स हो रहे हैं तो आपको 7 लाख लोगों में डिवाइड करनी पड़ेगी, 7 लाख शेयर्स में डिवाइड करनी पड़ेगी, तो आपका ईपीएस तो कम ही होगा। नहीं, आपकी अर्निंग्स पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा, सिर्फ शेयर्स पे नहीं आएगा। अर्निंग्स पे कैसे आएगा, जिस डिबेंचर्स या जिस मतलब जो भी लोन था उस पर आप पहले इंटरेस्ट भी तो देते थे ना, क्या वो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं, अब तो आपके शेयर होल्डर बन जाएंगे तो इंटरेस्ट की सेविंग हो जाएगी। हमने स्टार्टिंग में अपनी इनकम स्टेटमेंट देखी थी ये वाली, तो ये इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट पे आपको कहीं ना कहीं टैक्स सेविंग्स भी हो रही थी, है ना, तो वो टैक्स सेविंग्स अब नहीं होंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए एक एडजस्टेड अर्निंग्स निकालनी पड़ेगी। ये ई लेते थे ना हम, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, दोनों के आगे हम क्या लगा देंगे,
एडजस्टेड। अर्निंग्स में क्या एडजस्टमेंट आएगा, आपको अब इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, तो वो आपकी अर्निंग्स में ऐड हो जाएगा। नेट ऑफ टैक्स फॉर डिबेंचर्स कन्वर्टेड। और आपके नंबर ऑफ शेयर्स पे क्या फर्क आएगा, जो एग्जिस्टिंग थे वो तो है ही है, न्यू वाले नंबर ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। ये याद रखना, इनको वेट देना होता है। अगर आपकी कन्वर्ट हो रहे 1 अक्टूबर को, तो नंबर ऑफ जो भी आपकी कन्वर्ट होने के शेयर्स बनेंगे इनटू 6/12, राइट। अच्छा, अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स भी तो आपके इक्विटी में जा सकते हैं ना, ईपीएस तो हम इक्विटी वालों के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, तो आपको ये प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा। क्या इस पे कोई आपकी टैक्स सेविंग्स होती है, नहीं होती। तो जितना भी आपका प्रेफरेंस डिविडेंड था आप टोटल का ऐड कर दोगे किसमें, एडजस्टेड ईपीएस निकालते हुए। प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स फॉर डिबेंचर्स कन्वर्टेड, ये आपकी एडजस्टेड अर्निंग आ जाएगी, ये आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। अब आप अपना डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल लोगे। टाइमिंग फैक्टर एंड पोटेंशियल शेयर्स विल बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर फॉर वेटेड एवरेज कंप्यूटेशन। बेसिक है, एक बार रीड कर लेना। हम कब से मानते हैं, आपके जब से भी पोटेंशियल शेयर्स इशू हुए हैं तब से लेके, मतलब कि बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, अगर आपने क्या करा था, पिछले साल इशू करे थे और अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए, तो पूरे साल आपके पोटेंशियल रहेंगे करंट ईयर में। आपके पिछले साल इशू हुआ था और इस साल कन्वर्ट हो गए, तो जब कन्वर्ट हुए तब तक के लिए वो पोटेंशियल थे और उसके बाद वो बेसिक आ गए। अगर करंट ईयर में इशू और अब तक कन्वर्ट नहीं हुआ, तो जिस दिन इशू हुए थे वहां से लेके 31 मार्च तक वो पोटेंशियल में रहेंगे। अगर वो लास्ट ईयर इशू हुआ तो इस साल वो कैंसिल हो गए, तो 1 अप्रैल से लेके और वो जब तक भी कैंसिल हुआ तब तक वो आपका पोटेंशियल में रहेंगे। आई होप इट इज क्लियर। डीपीएस इन केस ऑफ शेयर ऑप्शन। शेयर ऑप्शन का मीनिंग क्या होता है, जो हम एम्प्लॉयज को स्टॉक ऑप्शन देते हैं, वो कहते हैं कि क्या आप उनको फ्री में दे रहे हो वो ऑप्शन, नहीं, आप फ्री में तो नहीं दे रहे, आप उनसे कुछ पैसे तो ले रहे हो ना। तो आपने जितने भी ऑप्शंस दिया, आपने बोला कि हमने उनको ऑप्शंस दिया है 1 लाख, ठीक है, ये ऑप्शंस हैं, हमने उनको बोला है कि हम उनको शेयर्स देंगे ₹15 पर शेयर पे, दैट इज योर एक्सरसाइज प्राइस, और मार्केट प्राइस कितना है आपका, ₹20 इज योर मार्केट प्राइस। क्या तक क्लियर। अब आप कह रहे हो कि क्या ये सारा का सारा फ्री एलिमेंट है, क्या ये सारे के सारे से आपकी अर्निंग्स डाउन होगी, नहीं। वो कह रहे अर्निंग्स में क्या फर्क आएगा, तो आपको क्या करना होता है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। आप देखोगे कितने शेयर्स हमने उन्हें फ्री में दिए, कितने हमने उन्हें ऑन कंसिडरेशन दिए। तो वी सेड कि 1 लाख इंटू 15 लाख रुपए हम उनसे ले रहे हैं, ठीक है। 15 लाख रुपए अगर हम मार्केट से लेने जाते तो हमारे पास हमें कितने शेयर्स इशू करने पड़ते, 15 लाख डिवाइडेड बाय 20, डिवाइड करो 15 लाख डिवाइडेड बाय 20, तो आपको 75,000 शेयर्स इशू करने पड़ते हैं। क्या बोला मैंने, एम्प्लॉइज को हम 15 रुपए में शेयर दे रहे हैं और मार्केट में वही शेयर हम 20 का इशू कर सकते थे। 1 लाख शेयर्स हम दे रहे हैं एम्प्लॉइज को, तो हमने उनसे 15 लाख रुपए लिए। अगर यही 15 लाख हम मार्केट से लेने जाते तो हमें 20 रुपए पर शेयर मिलता, तो हमें 75,000 शेयर्स इशू करने पड़ते। तो 75,000 शेयर्स की तो हमने कंसिडरेशन ली है ना, फ्री में हमने कितने शेयर्स इशू करे, सिर्फ 25,000। तो एज पर AS20 ये 75,000 का तो आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, इसको ना आप डाइल्यूटिव मानोगे ना एंटी डाइल्यूटिव, आप ये सिर्फ 25,000 शेयर्स को डाइल्यूटिव शेयर्स मान के अपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में ऐड कर दोगे। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एट फेयर वैल्यू, ये जो 75,000 थे, शैल बी कंसीडर टू बी नीदर डाइल्यूटिव नॉर एंटी डाइल्यूटिव, दे आर इग्नोर्ड इन कंप्यूटेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ शेयर्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 1 लाख इंटू एक्सरसाइज प्राइस 15 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस 20। जो रिमेनिंग शेयर्स होंगे उनसे कोई प्रोसीड्स नहीं आए, नो इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल, दे आर डाइल्यूटिव एडेड टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग 1 लाख माइनस शेयर्स इशूड एट फेयर वैल्यू 0.75 लाख इंटू 0.25 लाख, ये आपके क्या हो जाएंगे, डाइल्यूटेड शेयर्स में कंसीडर हो जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, एक लास्ट टॉपिक है इसमें, डीपीएस इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। अगर आपको कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की अलग अलग डिटेल्स दे रखी है, तो ये बताओ कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन AS24 वो ऑपरेशन क्या इन फ्यूचर होगा आपके पास, नहीं होगा, लेकिन शेयर्स तो आपके पास रहेंगे, उसकी अर्निंग्स नहीं होगी फ्यूचर में। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है, जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है वो डाइल्यूटेड है या एंटी डाइल्यूटिव है, उसके लिए आप सिर्फ कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस का ईपीएस निकालते हो, क्योंकि डिसकंटिन्यूइंग वाला तो इन फ्यूचर होगा ही। प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड, ये आपका बीईपीएस आ गया फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन। सिमिलरली आप डीईपीएस निकाल लो फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन,
ठीक है, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन डिवाइड बाय इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड प्लस पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, डीईपीएस निकालो। अब आप देखो, अगर आपका डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर मतलब कि पोटेंशियल शेयर्स को कंसीडर करने का जो ईपीएस आ रहा है वो कम हो रहा है एज कम्पेयर टू बेसिक ईपीएस। ये सपोज 3 था, ये 2.5 हो गया, तो हमने बोला कि आपका पोटेंशियल शेयर्स कन्वर्ट होने के बाद ईपीएस कम हो जाएगा, मतलब कि क्या है, डाइल्यूटिव है। अगर ये डाइल्यूटिव है, अभी तक हमने सिर्फ चेक करा कि शेयर्स डाइल्यूटिव थे या एंटी डाइल्यूटिव थे। अगर वो डाइल्यूटिव है तो आप क्या करोगे, डीईपीएस निकालोगे। अब आप नॉर्मल निकालोगे, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन प्लस प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब कि कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन की अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कंटिन्यूइंग वाले से सिर्फ कंटिन्यूइंग की इनकम को कंसीडर करके पहले आप चेक करो कि पोटेंशियल शेयर्स डाइल्यूटिव है या नहीं है। अगर वो डाइल्यूटिव है तो आप दोबारा से बेसिक ईपीएस निकालो, कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग दोनों की इनकम को कंसीडर करके, और सेम आप डीईपीएस निकालो दोबारा से। अगर ये फर्स्ट स्टेप में एंटी डाइल्यूटिव आते तो आपको डीईपीएस यहाँ पे निकालने की नीड पड़ती है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, बहुत इजी सा एएस है, बहुत बेसिक इसके क्वेश्चन है, प्लीज इसको ट्राई कर लेना। और अगर आपको एएस 20 अच्छे से समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।